नमस्कार बच्चों, जैसा आप सभी को पता है कि सभी की त्रैमासिक परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है और 24 तारीख को जैसा कि आईटी का पेपर है कक्षा 9वीं एवं 10वीं दोनों क्लास का। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जा रहे हैं जिनको आप लोगों को अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है, तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहली यूनिट है हमारी संचार कौशल। तो संचार कौशल में सबसे पहली चीज़ है संचार। तो हमको बताना है कि संचार क्या होता है। संचार, इसकी परिभाषा बतानी है कि संचार की परिभाषा क्या है। तो आप बता सकते हो कि संचार लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तो इस तरीके से हम संचार की परिभाषा दे सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि संचार के स्वरूप, है ना। संचार के स्वरूप मतलब संचार में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला प्रश्न है संचार के स्वरूपों को प्रभावित करने वाले कारण। मतलब कि यदि हम संचार कर रहे हैं तो हमारे सामने ऐसी कौन सी दिक्कतें या परेशानियां आ सकती हैं जिनके कारण हमारा संचार नहीं हो पाएगा। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसा कि इसमें दिया हुआ है भाषा। इसमें पहला दिया हुआ है भाषा। ठीक है, तो यदि हम भाषा की बात करें तो भाषा संचार के स्वरूप को मतलब कि संचार की प्रक्रिया में प्रभावित हो सकती है। यदि हम संचार कर रहे हैं, हमारी भाषा अलग है और किसी दूसरे देश जा रहे हैं, वहाँ की भाषा अलग है, तो हमारा संचार क्या होगा, पूरा नहीं हो पाएगा। दूसरा हो जाएगा दृश्य अनुभूति। दृश्य अनुभूति, जैसे कि हमने कोई आधा अधूरा चित्र बना दिया है और आपसे बोला है कि इस चित्र के बारे में बताइए, तो क्या आप इस चित्र के बारे में बता पाएंगे? नहीं। तो हमें किसी भी चीज़ के लिए दृश्य अनुभूति मतलब कि कोई भी चित्र जो है पूरा होना चाहिए, पूरा दिखना चाहिए, पूरा भाग दिखना चाहिए, जब जाके हम उस चीज़ का वर्णन कर सकते हैं। अगला है पूर्व अनुभव। पूर्व अनुभव मतलब कि हम यदि पहले किसी व्यक्ति से मिले हुए हैं, ठीक है, हम पहले किसी व्यक्ति से मिले हुए और यदि हमारे साथ उसके अनुभव अच्छे नहीं है ना, अच्छे नहीं है का मतलब ये है कि जब भी हम उससे मिले हैं तो हमारे अनुभव ऐसे हैं कि हमें ऐसा लगा कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है या बेकार की बातें करता है या उसकी कुछ कमजोरी। बताना पड़ेगा कि मौखिक संचार क्या होता है। जो संचार बोलकर या लिखकर किया जाता है वो संचार मौखिक संचार कहलाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है यदि हम किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं या किसी पहचान वाले व्यक्ति से मिल रहे हैं, तो जो हम उससे संचार करते हैं मतलब कि आमने सामने की बातचीत के द्वारा जो संचार किया जाता है वो मेनली मौखिक संचार कहलाता है। ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये तुम्हारा खालिस्तान में भी आ सकता है कि मौखिक संचार का उदाहरण कौन सा है, हमको बताइए। इसके बाद गैर मौखिक संचार। गैर मौखिक संचार मतलब कि बिना बोले जो संचार किया जाता है, इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें हम क्या करते हैं, अपने शारीरिक हाव भाव के माध्यम से जो संचार करते हैं। शारीरिक हाव भाव के जैसे हाथ हिलाना, कोई नया व्यक्ति है, दूर से हमने हेलो कर लिया, नमस्ते कर लिया, ठीक है, टाटा कर लिया, बाय बाय कर लिया, मुस्कुरा दिया, है ना। तो या फिर कोई छोटा बच्चा है, उसको डराना है तो हमने अपनी आँख दिखा दी। तो ये जो संचार है जो हमारे शारीरिक हाव भाव के द्वारा किए जा रहे हैं, तो वो किस संचार के अंतर्गत आते हैं, गैर मौखिक संचार के अंतर्गत। इसके बाद एक और संचार होता है जो इन दोनों से अलग है। एक और संचार होता है गैर मौखिक दृश्य संचार। ये बहुत आईएमपी प्रश्न है। ये प्रश्न तुम्हें तिमाही में भी मिलेगा, छमाही में भी मिलेगा और वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दृश्य संचार किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दृश्य संचार। दृश्य का मतलब होता है देखना, है ना, और संचार का मतलब होता है बातचीत करना, एक प्रकार, है ना, सूचना देना। बातचीत करना, सूचना देना। तो जो संचार देखकर किया जाता है, देखकर इससे हमें सूचना मिलती है, वो संचार दृश्य संचार के अंतर्गत आता है। इसमें हमें चित्र भी बनाने पड़ेंगे क्योंकि ये 5 नंबर या 7 नंबर में बनता है ये प्रश्न। तो इसके बहुत सारे चित्र होते हैं, जैसे कि एक होता है, एक सबसे अच्छा उदाहरण है इसका, जो हम ट्रैफिक सिग्नल पे लाइट देखते हैं तो पहली लाइट रेड होती है, दूसरी लाइट हमारी येलो होती है, और जो तीसरी लाइट है हमारी वो कैसी होती है, ग्रीन होती है।
तो इनको देखकर जो संचार किया जाता है, ठीक है, इसमें ग्रीन नहीं हो रहा है अभी, तो चलो ये ब्लैक बना दिया है। तो ये जो संचार होता है ट्रैफिक लाइट, हम कभी कहीं जाते हैं, किसी चौराहे में जाते हैं तो हम ऑटोमेटिक देखकर यहाँ रुक जाते हैं। अगर लाल सिग्नल है, रेड सिग्नल है, तो ऑटोमेटिक देखकर क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, आगे नहीं जा पाते। तो इसका कारण क्या है कि वहां पर ये रेड सिग्नल बना हुआ है, इसका मतलब होता है कि हमें वहां पर रुक जाना है। या ट्रेनों में देखते हैं, जब ट्रेन चलती है तो चलने से पहले क्या होता है, वहां पर जो टीसी रहता है, जो पोस्ट मास्टर रहता है, वो क्या करता है, ग्रीन सिग्नल देता है। क्या करता है, ग्रीन सिग्नल देता है, ठीक है। ग्रीन सिग्नल का मतलब होता है कि ट्रेन जो है चलने के लिए तैयार है। इसी प्रकार यदि कहीं कोई दुर्घटना हो गई, ट्रेन की पटरी के साथ कुछ हो गया, तो उसके लिए जो है हमें रेड झंडा जो रहता है, लाल कलर का झंडा, वो उसका उपयोग करता है, ठीक है, रेड झंडे का उपयोग करता है। इसका मतलब ये होता है कि आगे खतरा है, तो ट्रेन वाला क्या करेगा, अपनी ट्रेन को रोक लेगा या फिर कुछ ऐसी चीज करेगा जिससे ट्रेन आगे ना जा पाए। इसके बाद ये हो गया हमारा दृश्य संचार। इसके बाद संचार के स्वरूप का यदि हम बात करें, है ना, संचार का स्वरूप कैसा होता है, संचार के लिए क्या क्या आवश्यक है। संचार के स्वरूप की बात करें तो सबसे पहला एक सेंडर होता है, जिसको हम प्रेषक बोलते हैं, या फिर इसी को हम सूचना वाहक बोल सकते हैं। और उस साइड जो होता है वो संदेश प्राप्त करता होता है ना, संदेश प्राप्त करने वाला होता है, जिसको हम संदेश देना चाह रहे हैं, या इसी को हम रिसीवर कहते हैं। बीच में यहाँ पर कोई माध्यम रहेगा, ये माध्यम मतलब हम किस माध्यम से संदेश पहुंचा रहे हैं, फोन के माध्यम से संदेश पहुंचा रहे हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से संदेश पहुंचा रहे हैं, या सामने से संदेश पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पर अंतिम में होता है फीडबैक, ये सबसे जरूरी होता है फीडबैक, यानी कि संदेश देने के बाद हम क्या फीडबैक दे रहे हैं, क्या प्रत्युत्तर दे रहे हैं। तो इस फीडबैक के बिना जो है संचार पूरा नहीं हो सकता। आगे हम पढ़ेंगे कि फीडबैक कितने प्रकार का होता है। तो फीडबैक मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, सकारात्मक, नकारात्मक और कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेकिन इसकी अभी आवश्यकता नहीं है, मेनली है हमारा संचार का स्वरूप। तो संचार के स्वरूप के ये 4 तत्व होते हैं। इसका डायग्राम भी तुम्हें बनाना है, क्योंकि ये प्रश्न जो है तुम्हारा 5 नंबर में बनेगा। चलिए, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरी यूनिट में देखते हैं। अब इसके बाद है अगला अभिवादन। अभिवादन क्या होता है, जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं या किसी पुराने व्यक्ति से मिलते हैं, तो संबोधन के जो रूप में जो हम कहते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, अभिवादन कहलाता है। जैसे कि हम अपने मित्र से मिल रहे हैं बहुत समय के पश्चात, तो उससे हम हाय, हेलो, कैसे हो, ठीक है, कैसे हो, सब बढ़िया है ना, सब ठीक है, तो ये सारी चीजें पूछते हैं। तो अभिवादन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक होता है औपचारिक, एक होता है हमारा औपचारिक अभिवादन, और दूसरा होता है हमारा अनौपचारिक अभिवादन। तो प्रश्न कोई भी आ सकता है, 2 नंबर 3 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि औपचारिक अभिवादन किसे कहते हैं या अनौपचारिक अभिवादन किसे कहते हैं। तो औपचारिक अभिवादन क्या होता है, जिसमें औपचारिकताएं रहती है ना, औपचारिकताएं रहती है। जैसे कि हम किसी बड़े व्यक्ति से मिल रहे हैं, अपने सर से मिल रहे हैं, मैडम से मिल रहे हैं, कोई बुजुर्ग आया है ना, अपने से जो सीनियर लोग हैं उनसे मिल रहे हैं, तो उनसे हम क्या कहेंगे, कैसे हो, ठीक है, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, हम उनसे क्या करेंगे, डायरेक्ट नमस्ते करेंगे, उनका हाथ पकड़ के नहीं खींचने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारा दोस्त भाई नहीं है। तो इसके लिए हम जो है फॉर्मल का प्रयोग करते हैं, फॉर्मल तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा औपचारिक अभिवादन कहलाता है। और इसके साथ जब हम अपने मित्रों से मिलते हैं तो उनके साथ जिस प्रकार से हम बातचीत करते हैं, तो वो हमारा कौन सा अभिवादन कहलाता है, अनौपचारिक अभिवादन कहलाता है। तो इसको भी, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनते हैं कि हम सुबह 9 बजे हैं तो क्या करेंगे, 12 बजे हैं तो क्या करेंगे, किस प्रकार का भी अभिवादन करेंगे, ठीक है। यदि सुबह 9 बजे है, यदि सुबह से लेके 12 के पहले तक हम क्या करते हैं, 11:59 तक, है ना, 11:59 तक हमारी क्या होती है, गुड मॉर्निंग, है ना। फिर 12 के बाद से हम क्या करने लगते हैं, गुड आफ्टरनून, 6 बजे तक लगभग, ठीक है, 7 बजे तक गुड आफ्टरनून। फिर उसके बाद जब रात होती है ना,
10-11 बज जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं आखिरी में गुड नाइट। ये तो सबको पता होगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा। इसके बाद स्वप्रबंधन कौशल है ना। स्वप्रबंधन कौशल, स्वप्रबंधन को क्या कहा जाता है हमने बताया रहा, आत्मनियंत्रण है ना, आत्मनियंत्रण या स्वनियमन, स्वप्रबंधन कौशल। ठीक है, स्वप्रबंधन कौशल, स्वप्रबंधन कौशल के अंतर्गत जो दो चीजें होती हैं, इसको आत्मनियंत्रण भी कहा जाता है, इसको स्वनियमन भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, स्वयं की भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को, है ना, स्वयं की हमारी जो भावनाएं होती हैं, विचार होते हैं और हमारा जो व्यवहार होता है, अलग अलग परिस्थितियों में कैसे हम अच्छे से रख सकते हैं, उसको जारी रख सकते हैं। तो ये चीज क्या कहलाती है, आत्मनियंत्रण या स्वनियमन या स्वप्रबंधन। इसके कौशल होते हैं, कोई भी 5 कौशलों का आपको वर्णन करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत IMP प्रश्न है। इसका क्वेश्चन बनता है 7 नंबर का। तो हमें कोई भी 5 कौशलों का वर्णन करना है, बहुत सारे होते हैं। पहला हो गया इसका स्व जागरूकता, मतलब हमको हमेशा कैसे करना, स्वयं को जागरूक रखना है। दूसरा हो गया हमारा आत्मविश्वास, मतलब कि हमारा आत्मविश्वास कैसा होना चाहिए, किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छा होना चाहिए। स्वप्रेरणा, हमें स्वयं से प्रेरित होते रहना चाहिए। ठीक है, और आ जाएगा स्वनियंत्रण, मतलब कि स्वयं के व्यवहार को नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है, स्वनियंत्रण। इसके बाद अगले की बात करें तो अगला क्या है, समस्या को हल करना। कोई भी समस्या हो हमारे पास, हमें परेशान नहीं होना है, उसको हल करना है, उसको पॉजिटिव वे में लेना है, सकारात्मक तरीके से लेना है। ठीक है, व्यक्तिगत स्वच्छता, मतलब हमको कैसा करना है, स्वप्रबंधन के अंतर्गत खुद की स्वच्छता का ध्यान रखना है ना। व्यक्तिगत स्वच्छता, अच्छे से रहना, अच्छे कपड़े पहनना है, तैयार होना है ना। ये सारी चीजें आ जाएगी। फिर सकारात्मक सोच आ जाएगी, सकारात्मक सोच। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, सकारात्मक सोच के बाद समय का प्रबंधन। हम समय को प्रबंधन बहुत जरूरी रहता है, हमारे पास जो समय है हम उसका अच्छे से अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा टीम वर्क। हमें ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्य अकेले ही करना है, कोई बड़ा कार्य है तो हम दूसरों की मदद ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम डर रहे हैं या हमारे अंदर ईगो है कि हम इसकी मदद क्यों लें। हमें यदि अपना काम करना है तो टीम वर्क में करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक गोल होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, है ना, कि हम किस लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये स्वप्रबंधन कौशल के बहुत सारे उदाहरण हैं और ये मोस्ट IMP प्रश्न है जो 7 नंबर में तुम्हारा बनेगा ही बनेगा। चलिए, इसके बाद है अगला टॉपिक, ताकत और कमजोरी। ताकत और कमजोरी। ताकत क्या होती है, जिस चीज में हम अच्छा कर सकते हैं वो हमारी ताकत कहलाती है। जैसा कि मुझे गणित के सवाल करने में ज्यादा रुचि है तो मैं गणित के सवाल अच्छे से कर सकता हूँ, या मैं तेज दौड़ सकता हूँ, या मैं अच्छा गाना गा सकता हूँ, है ना, या फिर मैं अच्छा क्रिकेट खेल सकता हूँ, वॉलीबॉल खेल सकता हूँ। तो ये सब हमारी क्या है, ताकत है। और जो कमजोरी है उसको सुधार क्षेत्र के रूप में देखा जाता है अधिकतर, है ना। सुधार क्षेत्र के रूप में कैसे, जैसे अभी मैं अंग्रेजी पढ़ने में कहता हूँ कमजोर हूँ, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में मैं उसमें सुधार कर लूँ और आगे जाके मैं उसमें कैसा हो जाऊँ, अच्छा हो जाऊँ। तो ये हमारी क्या है, कमजोरी। यदि हम किसी चीज को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं लेकिन उसको हम आगे जाके अच्छा कर सकते हैं, ये हमारी क्या कहलाती है, कमजोरी। तो ताकत और कमजोरी इसको उदाहरण के द्वारा हम बता सकते हैं। इसके बाद रुचि और क्षमता। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है रुचि और क्षमता। ये भी मोस्ट IMP टॉपिक है। इसमें जो है अंतर आता है, इसमें भी अंतर आ सकता है, ठीक है, और इसमें भी अंतर आता है। रुचि और क्षमता। रुचि क्या होती है, रुचि हमारी बहुत सारी हो सकती है, रुचि की कोई लिमिटेशन नहीं होती, हो सकती, मतलब कि जो भी चीज हमें पसंद है वो हमारी रुचि है। जैसा मुझे क्रिकेट खेलने में रुचि है, मुझे पढ़ने में रुचि है, मुझे तैरने में रुचि है। तो रुचियां बहुत सी प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन वही हम बात करें क्षमता, क्या उसको करने की हमारी क्षमता है,
है ना। यदि मुझको क्रिकेट खेलना पसंद है, उसमें रुचि है, और यदि मुझसे क्रिकेट खेलते अच्छे से नहीं बन पा रहा है, तो क्या मैं उस क्षेत्र में आगे बढ़ पाऊंगा? नहीं बढ़ पाऊंगा। जैसे यदि मेरी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, या हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक शोधों के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में रुचि है, लेकिन हमारी क्षमता नहीं है, हमने वो पढ़ाई नहीं की है जिसके द्वारा हम जो है वहाँ तक जा सकते हैं, तो ये हमारी क्या कहलाती है? क्षमता, है ना। इसको अर्जित करना पड़ता है, क्षमता को अर्जित करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ सकती है, ठीक है। रुचि हो सकती है ना, लेकिन वो उस चीज़ की हमारे अंदर क्षमता नहीं हो सकती। तो इसमें ये दो प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास मतलब कि हमारे अंदर जो क्षमता है उस पर हमें कितना विश्वास है ना। कई बार रहता है कि हमसे कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है और हमसे बनता भी है तो हम वो प्रश्न नहीं बोल पाते, क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है? अपनी क्षमताओं का पे विश्वास नहीं होता है। तो आत्मविश्वास क्या है? स्वयं की क्षमताओं पर भरोसा करना, या स्वयं के ऊपर भरोसा करना ही क्या कहलाता है? आत्मविश्वास कहलाता है, ठीक है। तो आत्मविश्वास व्यक्तियों के गुण आ सकते हैं कि आज जो आत्मविश्वासी व्यक्ति होते हैं उनमें क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो पहला है विश्वास, मतलब उनके अंदर, स्वयं के अंदर विश्वास होता है, वो कोई भी काम को अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा होता है कठिन परिश्रम। जो व्यक्ति सफल होता है उसके लिए क्या जरूरी है? कठिन परिश्रम करना जरूरी है। वो कठिन परिश्रम करेगा तभी आगे जाके सफल होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण, हमारे सामने कैसी भी समस्या है हमको उसको कैसे लेना है? पॉजिटिव वे में लेना है। प्रतिबद्धता मतलब को हमें अपने काम के प्रति तत्पर रहना है, अड़िग रहना है, निश्चल रहना है ना, जब तक कि हमारा कार्य पूरा नहीं हो जाता है। तो ये आत्मविश्वास व्यक्तियों के गुण हो गए। सकारात्मक सोच क्या होती है ना। जैसे कि इसमें एक उदाहरण दिया गया है, यदि चींटी सोच ले कि वो कुछ नहीं कर पाएगी या कुछ नहीं कर पाती, तो उसका आज अस्तित्व तो क्या हो जाता? खत्म हो जाता। लेकिन वो क्या करती है? अपने से 21 गुना भार को भी उठा लेती है और अपने खाने की पूर्ति करती रहती है ना। तो उसका अस्तित्व तो आज बना हुआ है, क्योंकि उसको खुद के ऊपर क्या था? विश्वास था। उसकी सोच कैसी थी? पॉजिटिव थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। इसके बाद व्यक्तिगत स्वच्छता, तैयार होना। इसके बाद एक प्रश्न है जो कि ज्यादा पूछा जाता है, कंप्यूटर के भागों का वर्णन कीजिए, है ना। कंप्यूटर के भागों का वर्णन कीजिए। तो कंप्यूटर के भागों के वर्णन के अंतर्गत क्या आ जाएगा हमारे पास? जो कंप्यूटर में भाग होते हैं, है ना। कंप्यूटर में जो भाग होते हैं, कंप्यूटर के भाग क्या क्या होते हैं? जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, है ना, और सीपीयू हो गया। यदि हम कंप्यूटर की भागों की बात करें तो कंप्यूटर में क्या क्या भाग होते हैं? माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, है ना, प्रिंटर, ये सारे इसके क्या रहते हैं? भाग रहते हैं। माउस का कार्य क्या होता है? कीबोर्ड का कार्य क्या होता है? सीपीयू का कार्य क्या होता है? मॉनिटर का कार्य क्या होता है? प्रिंटर का कार्य क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 7 अंकों में आता है। कंप्यूटर के भागों का वर्णन कीजिए, है ना। इस प्रश्न को हम मेनली क्या ले लेते हैं? लाइटली ले लेते हैं, लेकिन ये प्रश्न भी हमारे एग्जाम में आ जाता है। तो बस इतना ही, इतनी तैयारी आपको करके आना है ना, और अच्छे से तैयारी करके आना है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ के आना है। और बाकी जो टॉपिक आपसे नहीं बनता है तो वो पूछ सकते हो, लेकिन इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से करके आएंगे तब एग्जाम में बैठ पाएंगे, ठीक है, जब एग्जाम तुम्हारा अच्छे से होगा। धन्यवाद।